आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं कामनी राठौर, RCET CSVTU भिलाई आप सभी का स्वयं के इस कोर्स जिसका नाम है एनवायरमेंटल स्टडीज़, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज और सेफ्टी मैनेजमेंट में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में देखा, वायु प्रदूषण उन हानिकारक पदार्थों की उपस्थिति को संदर्भित करता है जो वातावरण में होते हैं और मानव स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। आज हम चर्चा करेंगे व्याख्यान नंबर 18 पे, जिसका नाम है ध्वनि प्रदूषण का परिचय। ये कुछ कंटेंट हैं जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम जानेंगे कि ध्वनि क्या है, ध्वनि और शोर में अंतर क्या है, ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसकी परिभाषाओं पर प्रकाश डालेंगे, श्रवण तंत्र क्या है, ध्वनि स्तर का मापन हम देखेंगे, शोर के 4 प्रकार के बारे में हम जानेंगे, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत के बारे में जानेंगे और आखिरी में हम ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में बढ़ता प्रदूषण एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर चुका है। वायु, जल, भूमि में व्याप्त प्रदूषण की तरह कोलाहल, शोर भी पर्यावरण प्रदूषण में सम्मिलित हो गया है। मानव मस्तिष्क एवं स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करता है। ध्वनि और शोर के बीच अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। शोर एक प्रकार की ध्वनि है और इसे अवांछनीय, परेशान करने वाला, अप्रिय या तेज के रूप में परिभाषित किया जाता है। ध्वनि वह तत्व है जिसका आभास हमारी कर्णेंद्रियों से होता है। किसी वस्तु के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। यद्यपि ध्वनि जीवन का एक आवश्यक अंग है, लेकिन जब वह ध्वनि किसी भी रूप में अप्रिय लगे, शोर कही जाती है। ध्वनि प्रदूषण नगरीकरण की देन है। साथ ही साथ विकासशील देश होने के कारण औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का विकास तीव्र गति से हो रहा है। फलस्वरूप ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। कुछ वर्षों से ध्वनि प्रदूषण की समस्या के प्रति लोग जागरूकता दिखाते रहे हैं, परंतु जिस गति से यह बढ़ रहा है वह मानव जाति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अध्ययन से ज्ञात किया गया है कि इससे मानव के कार्य करने की क्षमता भी क्षीण हो रही है। विश्व भर में सबसे बाहरी शोर का स्रोत मुख्य रूप से मशीनों और परिवहन प्रणाली, विमान और गाड़ियों के कारण होता है। हमारे देश में विभिन्न अवसरों पर की जाने वाली आतिशबाजी भी ध्वनि प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, जिससे वायु प्रदूषण होने के साथ ही ध्वनि तरंगों की तीव्रता भी इतनी अधिक होती है जो ध्वनि प्रदूषण जैसी समस्या को जन्म देती है। प्रस्तुत व्याख्यान में ध्वनि प्रदूषण संबंधी समस्याओं के कारणों को ज्ञात कर मानव जीवन पर उसके प्रभाव के बारे में बताया गया है। ध्वनि एक प्रकार की वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रतीक है, जिसका प्रकोप वर्तमान तथा प्रावैधिकी विकास के साथ बढ़ता जा रहा है। मनुष्य या जीव जंतु जब भी कोई काम करते हैं या किसी भी प्रकार की कोई अभिव्यक्ति करते हैं तो उससे वायुमंडल पर दबाव पड़ता है और वायु तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हें ही ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कम या अधिक हो सकती है, इसे ध्वनि तीव्रता कहते हैं। वह अवांछनीय आवाज़ जिससे कानों में कष्ट हो ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। जो ध्वनि हमारी श्रवण शक्ति से परे हो अर्थात असहनीय हो, उसे ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में रखते हैं। अंग्रेजी का नॉइस शब्द लैटिन के नॉइसिया शब्द से लिया गया है। इस अदृश्य प्रदूषण से कई गंभीर समस्या ने जन्म लिया। ध्वनि प्रदूषण से होने वाले खतरों की गंभीरता को देखकर नोबेल पुरस्कार विजेता रॉबर्ट कोच ने 8 दशक पूर्व प्रतिक्रिया व्यक्त की थी कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब मनुष्य की स्वास्थ्य के सबसे बड़े शत्रु के रूप में शोर से संघर्ष करना पड़ेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में असहनीय ध्वनि को प्रदूषण का अंग ही माना है। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण एवं यातायात के कारण ध्वनि प्रदूषण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है
और इसका कुप्रभाव मनुष्यों के ऊपर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों एवं वनस्पतियों पर भी पड़ता है। शोर एक आधुनिक समस्या नहीं है। 2500 वर्ष पूर्व पुराने यूनान की साइबर नाम की कॉलोनी के लोगों को शोर के नियंत्रण के उपायों का पता था। उन्होंने सुरक्षित निद्रा के लिए कानून बनाए ताकि वहाँ के नागरिक शांतिपूर्ण निद्रा ले सकें। जूलियस सीजर ने भी ऊंची ध्वनि पर प्रतिबंध लगाया था और उन रथों के रात में चलने पर पाबंदी लगा दी थी जिनके चलने से रात में शोर होता था। आइए अब हम ध्वनि प्रदूषण की कुछ परिभाषाओं पर प्रकाश डालते हैं। जे टिफिन के अनुसार शोर एक ऐसी ध्वनि है जो किसी व्यक्ति को अवांछनीय लगती है और उसकी कार्य क्षमता को प्रभावित करती है। हटेल के अनुसार शोर एक अवांछनीय ध्वनि है जो कि थकान बढ़ाती है और कुछ औद्योगिक परिस्थितियों में बहरेपन का कारण बनती है। रॉय के अनुसार अनिच्छापूर्ण ध्वनि जो मानवीय सुविधा, स्वास्थ्य तथा गतिशीलता में हस्तक्षेप करती है ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका शोर को एक अवांछनीय ध्वनि के रूप में परिभाषित करता है। इन्वायरमेंटल हेल्थ क्राइटेरिया के अनुसार शोर एक ऐसी अवांछनीय ध्वनि है जो कि व्यक्ति, समाज के लोगों के स्वास्थ्य और रहन सहन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं श्रवण तंत्र के बारे में। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मानव सुनने की प्रक्रिया एक जटिल और दिलचस्प प्रक्रिया है जो हमारे कान, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क के आपसी तालमेल से संचालित होती है। यहाँ इसका विस्तृत विवरण कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम कान की संरचना के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम सुनने की प्रक्रिया को समझेंगे। तो आइए देखते हैं कान की संरचना किस तरह की होती है। कान 3 प्रमुख भागों में विभाजित होता है: बाहरी कान, मध्य कान और आंतरिक कान। सबसे पहला है बाहरी कान। बाहरी कान में कान के बाहरी हिस्सा आता है जिसे हम इंग्लिश में पिन्ना कहते हैं। यह कान का बाहरी दिखाई देने वाला हिस्सा है जो ध्वनि तरंगों को पकड़ता है। दूसरा है कर्ण मार्ग जिसे इंग्लिश में ईयर कैनाल कहते हैं। यह ध्वनि तरंगों को कान के पर्दों तक पहुंचाता है। अगला भाग है मध्य कान जिसे इंग्लिश में मिडिल ईयर कहा जाता है। मध्य कान के अंदर कान का पर्दा जिसे इंग्लिश में ईयर ड्रम कहते हैं और 3 छोटी हड्डियां आती हैं। कान का पर्दा एक पतली झिल्ली होती है जो ध्वनि तरंगों के आने पर कंपन करती है। 3 छोटी हड्डियां हैं हथौड़ी, एंकल और रिंग जो ध्वनि को बढ़ाकर आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं। आखिरी भाग है आंतरिक कान जिसे इंग्लिश में इनर ईयर कहते हैं। आंतरिक कान के अंदर कॉक्लिया और श्रवण तंत्रिका आती है। कॉक्लिया घोंघे के आकार का अंग है जिसमें तरल पदार्थ होता है और ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदलता है। श्रवण तंत्रिका, यह तंत्रिका विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। आइए अब जानते हैं सुनने की प्रक्रिया को। पहला है ध्वनि संग्रहण। बाहरी कान पिन्ना ध्वनि तरंगों को पकड़ता है और उन्हें कर्ण मार्ग के माध्यम से कान के पर्दे तक पहुंचाता है। दूसरा है ध्वनि प्रवर्धन जिसे हम इंग्लिश में साउंड एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। ध्वनि तरंगे कान के पर्दे से टकराती हैं और इसे कंपन करती हैं। यह कंपन मध्य कान की 3 छोटी हड्डियों से होकर गुजरता है जो ध्वनि को बढ़ाती हैं। तीसरा है ध्वनि परिवर्तन जिसे इंग्लिश में साउंड ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मध्य कान की हड्डियां कंपन को कॉक्लिया में स्थानांतरित करती हैं जहां तरल पदार्थ की गति होती है। कॉक्लिया के अंदर छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं होती हैं जो इस गति से झुकती हैं। चौथा है विद्युत संकेत उत्पन्न करना जिसे इंग्लिश में कहते हैं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कॉक्लिया में स्थित
बाल कोशिकाएं ध्वनि कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देती हैं। ये विद्युत संकेत श्रवण तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क में पहुंचते हैं। आखिरी प्रक्रिया है ध्वनि का प्रसंस्करण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साउंड प्रोसेसिंग। मस्तिष्क में यह विद्युत संकेत ध्वनि के रूप में पहचाने जाते हैं, जिससे हम विभिन्न ध्वनियों को समझ और पहचान सकते हैं। इस प्रकार कान, तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क में समन्वय से हम ध्वनियों को सुन और समझ सकते हैं। यह प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक होती है कि हम अक्सर इसके पीछे की जटिलता को भूल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ध्वनि स्तर के मापन के बारे में। ध्वनि की इकाई, प्रभाव आदि के अध्ययन करने वाले विज्ञान को ध्वनि विज्ञान अथवा श्रवण विज्ञान की संज्ञा प्रदान की गई है। ध्वनि की मापन इकाई डेसिबल है। इसके द्वारा ध्वनि की तीव्रता का मापन किया जाता है। ध्वनि दाब की मापन इकाई वेटेड साउंड प्रेशर या भारित ध्वनि दाब है। इसे डेसिबल ए के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे कि आप टेबल में देख सकते हैं कि ध्वनि को निम्नांकित स्तरों में विभाजित किया जाता है। पहले कॉलम में ध्वनि स्तर तथा दूसरे कॉलम में ध्वनि के मान को डेसिबल में प्रदर्शित किया गया है। ध्वनि का स्तर अत्यधिक कष्टपूर्ण होगा जब ध्वनि का मान 120 से ज़्यादा होगा। ध्वनि कष्टपूर्ण होगी जब ध्वनि का मान 100 से 120 के बीच में होगा। ध्वनि का स्तर अधिक ध्वनि कहलाएगा जब ध्वनि का मान 75 से 100 के बीच में होगा। ध्वनि सामान्य ध्वनि कहलाएगी जब ध्वनि का मान 50 से 75 डेसिबल के बीच में होगा। अगला ध्वनि शांत कहलाएगी जब ध्वनि का मान 30 से 50 डेसिबल के बीच में होगा। ध्वनि अत्यधिक शांत कहलाएगी जब ध्वनि का मान 15 से 30 डेसिबल के बीच में होगा। ध्वनि केवल सुनाई देने योग्य कहलाएगी जब ध्वनि का मान 15 डेसिबल से कम होगा। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न स्रोतों से निकलने वाली ध्वनि के स्तर को दर्शाया गया है। पहले कॉलम में स्रोत तथा दूसरे कॉलम में ध्वनि स्तर को दर्शाया गया है। पहला श्रवण, जिसका ध्वनि स्तर 10 डेसिबल है। दूसरा है पत्तियों की सरसराहट, जिसका ध्वनि स्तर 10 डेसिबल है। तीसरा है फुसफुसाहट, जिसका ध्वनि स्तर 20 से 30 डेसिबल तक रखा गया है। चौथा है पुस्तकालय, जिसका ध्वनि स्तर 40 डेसिबल तक रखा गया है। शांत भोजनालय, जिसका ध्वनि स्तर 50 डेसिबल तक रखा गया है। सामान्य वार्तालाप, जिसका ध्वनि स्तर 55 से 60 डेसिबल तक रखा गया है। तेज वर्षा, जिसका ध्वनि स्तर 55 से 60 डेसिबल तक रखा गया है। घरेलू बहस, जिसका ध्वनि स्तर 55 से 60 डेसिबल रखा गया है। स्वचालित वाहन, घरेलू मशीनें, जिसका ध्वनि स्तर 90 डेसिबल तक रखा गया है। बस, जिसका ध्वनि स्तर 85 से 90 डेसिबल है। रेलगाड़ी की सीटी, जिसका ध्वनि स्तर 110 डेसिबल तक रखा गया है। तेज स्टीरियो, जिसका ध्वनि स्तर 100 से 115 डेसिबल है। ध्वनि विस्तारक, जिसका ध्वनि स्तर 150 डेसिबल रखा गया है। सायरन, जिसका ध्वनि स्तर 150 डेसिबल रखा गया है। व्यावसायिक वायुयान, जिसका ध्वनि स्तर 120 से 140 डेसिबल तक रखा गया है। रॉकेट इंजन, जिसका ध्वनि स्तर 180 से 195 डेसिबल है। इसको फिर से बोल देती हूँ। पहले कॉलम में स्रोत तथा दूसरे कॉलम में ध्वनि स्तर को दर्शाया गया है। पहला श्रवण, जिसका ध्वनि स्तर 10 डेसिबल है। दूसरा है पत्तियों की सरसराहट, जिसका ध्वनि स्तर 10 डेसिबल है। तीसरा है फुसफुसाहट, जिसका ध्वनि स्तर 20 से 30 डेसिबल तक रखा गया है। चौथा है पुस्तकालय, जिसका ध्वनि स्तर 40 डेसिबल तक रखा गया है। शांत भोजनालय,
जिसका ध्वनि स्तर 50 डेसिबल तक रखा गया है। सामान्य वार्तालाप जिसका ध्वनि स्तर 55 से 60 डेसिबल तक रखा गया है। तेज वर्षा जिसका ध्वनि स्तर 55 से 60 डेसिबल तक रखा गया है। घरेलू बहस जिसका ध्वनि स्तर 55 से 60 डेसिबल रखा गया है। स्वचालित वाहन, घरेलू मशीनें जिसका ध्वनि स्तर 90 डेसिबल तक रखा गया है। बस जिसका ध्वनि स्तर 85 से 90 डेसिबल है। रेलगाड़ी की सीटी जिसका ध्वनि स्तर 110 डेसिबल तक रखा गया है। तेज स्टीरियो जिसका ध्वनि स्तर 100 से 115 डेसिबल है। ध्वनि विस्तारक जिसका ध्वनि स्तर 150 डेसिबल रखा गया है। सायरन जिसका ध्वनि स्तर 150 डेसिबल रखा गया है। व्यावसायिक वायुयान जिसका ध्वनि स्तर 120 से 140 डेसिबल तक रखा गया है। रॉकेट इंजन जिसका ध्वनि स्तर 180 से 195 डेसिबल है। विभिन्न प्रकार के शोर को मापने के मामले में हम चाहते हैं कि मानव कान जिस प्रकार शोर को समझता है उसी तरह से मापकर उसके प्रभाव का सटीक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सके। इसलिए हम ए-वेटेड फ्रीक्वेंसी नामक एक प्रणाली का उपयोग करते हैं जो 500 हर्ट्ज और 6 किलोहर्ट्ज के बीच बहुत अधिक संवेदनशील होती है। जब शोर को इस प्रकार मापा जाता है तो आप डेसिबल ए देखेंगे जो कि दर्शाता है स्मॉल डी एंड कैपिटल बी और ब्रैकेट में कैपिटल ए को। आपके ध्वनि स्तर मीटर या शोर मीटर पर आपको अक्सर फ्रीक्वेंसी वेटिंग का उल्लेख मिलेगा, लेकिन इसका क्या मतलब है? हमारे कान 500 हर्ट्ज और 6 किलोहर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों के प्रति सबसे संवेदनशील होते हैं और इनके ऊपर और नीचे की आवृत्तियों के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। एक ध्वनि स्तर मीटर या शोर डोजीमीटर को ऐसे शोर स्तरों को मापने और रिपोर्ट करने के लिए जो हमें सुनाई देते हैं आवृत्ति वजनिंग का उपयोग किया जाता है। ये उपकरण के भीतर इलेक्ट्रॉनिक फिल्टर होते हैं जो उपकरण के शोर मापने के तरीके को समायोजित करते हैं। आधुनिक ध्वनि स्तर मीटर या शोर डोजीमीटर पर आप सबके अधिक उपयोग की जाने वाली आवृत्ति वजनिंग ए, सी और Z देखेंगे। साइरस ऑप्टिमस ध्वनि स्तर मीटर इन तीनों आवृत्ति वजनिंग को एक साथ मापेगा, जिससे आप गलत पैरामीटर मापने के जोखिम से बच सकेंगे। आइए देखते हैं ए आवृत्ति वजनिंग क्या है। यह श्रव्य आवृत्तियों का मानक वजनिंग है और यह मानव कान की ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाता है। ए वजनिंग फिल्टर 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक की पूरी आवृत्ति सीमा को कवर करता है, लेकिन इसका आकार मानव कान की आवृत्ति संवेदनशीलता को लगभग दर्शाता है। ए वजनिंग का उपयोग करके की गई माप को आमतौर पर डेसिबल ए के साथ दिखाया जाता है ताकि यह स्पष्ट हो सके कि जानकारी ए वजनिंग की गई है, या उदाहरण के लिए LA इक्वल LAF मैक्स LAE आदि के रूप में। ध्वनि तरंग की आवृत्ति को प्रति सेकंड चक्र में व्यक्त किया जाता है, लेकिन हर्ट्ज का अधिक सामान्य रूप से उपयोग किया जाता है। एक CPS 1 हर्ट्ज के बराबर होता है। मानव कान का पर्दा एक बहुत ही संवेदनशील अंग है जिसमें बड़ी गतिशील सीमा होती है, जो 20 हर्ट्ज जो कि बहुत निम्न पिच से लेकर लगभग 20,000 हर्ट्ज जो कि बहुत उच्च पिच तक की आवृत्तियों पर ध्वनियों का पता लगाने में सक्षम होता है। सामान्य बातचीत में मानव आवाज़ की पिच 250 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज के बीच में होती है। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शोर के प्रकार के बारे में। यहाँ उन विभिन्न प्रकार के शोर का विवरण है जो हम सभी को प्रभावित करते हैं। पहला है लगातार शोर।
जैसा कि नाम से ही पता चलता है, यह ऐसा शोर है जो लगातार उत्पन्न होता है, जैसे कि मशीनरी जो बिना किसी रुकावट के चलती है। यह कारखाना उपकरण, इंजन शोर या हीटिंग और वेंटिलेशन सिस्टम से हो सकता है। आप ध्वनि स्तर मीटर का उपयोग करके लगातार शोर को कुछ मिनटों के लिए माप सकते हैं, ताकि शोर स्तर का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सके। यदि आप शोर का अधिक विश्लेषण करना चाहते हैं तो आपको एक ध्वनि स्तर मीटर की तलाश करनी होगी, जिसमें ऑक्टेव बैंड विश्लेषण की सुविधा हो। ऑक्टेव बैंड आपको शोर को इसके अलग अलग आवृत्तियों के विभाजित करने की अनुमति देती है। यह जानकारी आपको बताएगी कि कौन सी आवृत्ति शोर का कारण बन रही है। आप 1:3 ऑक्टेव बैंड के साथ भी शोर की जांच कर सकते हैं, जो आपको मापे जा रहे शोर की आवृत्ति, सामग्री के बारे में और अधिक विवरण प्रदान कर सकता है। दूसरा है अंतराल शोर। अंतराल शोर वह शोर स्तर है जो तेजी से बढ़ता और घटता है। यह एक ट्रेन के गुजरने, कारखाने के उपकरण जो चक्रों में संचालित होते हैं, या आपके घर के ऊपर से उड़ रहे विमान के कारण हो सकता है। हम अंतराल शोर को लगातार शोर की तरह ही एक ध्वनि स्तर मीटर से मापते हैं। हालांकि आपको प्रत्येक घटना की अवधि और प्रत्येक घटना के बीच के समय को भी जानना आवश्यक है। शोर स्तर का अधिक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त करने के लिए आपको कई घटनाओं को मापन करना चाहिए, ताकि एक औसत गणना की जा सके। यदि आप एक एकीकृत औसत ध्वनि स्तर मीटर का उपयोग कर रहे हैं तो यह गणना आपके लिए करेगा और इसे LA इक्विवेलेंट के रूप में प्रस्तुत करेगा। तीसरा है इम्पल्शन नॉइज़, जिसे हिंदी में उत्तेजक शोर कहते हैं। उत्तेजक शोर आमतौर पर निर्माण और ध्वंस उद्योग से जुड़ा होता है। ये अचानक होने वाले शोर की लहरें अपनी तेजी और आश्चर्यजनक स्वभाव से आपको चौंका सकती हैं। उत्तेजक शोर अक्सर विस्फोटों या निर्माण उपकरणों द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे कि पाइल ड्राइवर या आपके पड़ोसी द्वारा रविवार सुबह कुछ DIY काम करने के दौरान। उत्तेजक शोर को मापने के लिए आपको एक ध्वनि स्तर मीटर का या व्यक्तिगत शोर डोजीमीटर की आवश्यकता होगी, जो कि पीक मानों की गणना कर सके। यह मत भूलें कि एक सामान्यतः शांत वातावरण में भी एक बहुत तेज शोर सुनने की क्षति का कारण बन सकता है। इसलिए औसत या L इक्विवेलेंट मान के साथ पीक स्तरों को मापना महत्वपूर्ण है। अधिकांश अनुप्रयोगों में पीक को C-वजनिंग का उपयोग करके मापा जाता है। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका ध्वनि स्तर मीटर यह सुविधा प्रदान करता है। आखिरी है कम आवृत्ति शोर। कम आवृत्ति शोर के लिए आपको एक ध्वनि स्तर मीटर का उपयोग करना चाहिए, जिसमें तीसरे ऑक्टेव बैंड विश्लेषण की सुविधा हो, ताकि आप शोर में शामिल कम आवृत्तियों का विश्लेषण कर सकें। आपको C-वजनिंग मापों पर भी ध्यान देना पड़ सकता है और इसे A-वजनित मापों के साथ तुलना करनी पड़ सकती है, क्योंकि इससे पता चलता है कि कितनी कम आवृत्ति शोर मौजूद है। कम आवृत्ति शोर हमारे दैनिक ध्वनि परिदृश्य का हिस्सा बनाता है, चाहे वह एक नज़दीकी पावर स्टेशन की कम पृष्ठभूमि की गूंज हो या बड़े डीजल इंजनों की गर्जना। हम लगातार कम आवृत्ति शोर के संपर्क में रहते हैं। यह स्रोत पर कम करने के लिए सबसे कठिन प्रकार का शोर है, इसलिए यह आसानी से दूर तक फैल सकता है। चलिए अब हम जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं। ध्वनि प्रदूषण मानव एवं प्राकृतिक जन्य दोनों स्रोतों से उत्पन्न होता है। फलस्वरूप ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों को 2 वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला है प्राकृतिक जन्य ध्वनि प्रदूषण। ज्वालामुखी का तीव्र विस्फोट, मेघगर्जन, आंधी, तूफान, वर्षा, जलप्रपात, भूस्खलन एवं बिजली की कड़क आदि प्राकृतिक कारणों के अतिरिक्त पक्षियों का कलरव, कुत्तों का भौंकना, बिल्लियों का रोना आदि अनेक कारण हैं जिन्हें लघु स्तर पर ध्वनि प्रदूषण होता है।
दूसरा है मानवजन्य ध्वनि प्रदूषण। वर्तमान भौतिक युग में मानव की आवश्यकताएं बहुत अधिक हो गई हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह अन्यान्य क्रियाओं को करता है। इनसे ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। उद्योग, परिवहन के साधन, मनोरंजन के साधन, आतिशबाजी आदि कृत्रिम कारक है। इसके अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक रैलियों, श्रमिक संगठनों की रैलियों का आयोजन आदि अवसरों पर एकत्रित जन समूहों के वार्तालाप से भी ध्वनि तरंग तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। अब हम जानेंगे ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में। ध्वनि प्रदूषण से निम्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहला है शारीरिक समस्याएं। मानव एक संवेदनशील प्राणी है। उस पर पर्यावरण प्रदूषण का अप्रत्यक्ष व क्षण प्रभाव पड़ता है। अचानक शोर किसी भी व्यक्ति की श्रवण शक्ति को अवरुद्ध कर सकती है। बहरापन तो ध्वनि प्रदूषण का एक स्थल पहलू है। नुकसान का स्तर शोर की अवधि एवं ध्वनि की गहनता एवं दबाव पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक समस्याएं शोर के कारण हृदय, पाचन तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। अधिक शोर में रहने वाले व्यक्ति में रक्तचाप का बढ़ना, हृदय गति तेज होना और दिल का दौरा पड़ने की संभावना बनी रहती है। अप्रिय शोर गैस्ट्रिक अल्सर पैदा करने, स्वभाव में चिड़चिड़ेपन के साथ साथ गर्भस्थ शिशुओं की मौत तक का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त आँखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। आँख की पुतली का आकार छोटा हो जाना एवं रंग पहचानने की क्षमता में भी कमी हो जाती है। शरीर की बाहरी त्वचा में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने तथा बारीक चर्म परत उतरने की आशंका भी रहती है। दूसरा है मानसिक समस्याएं। शोरगुल, सामाजिक तनाव, लड़ाई झगड़े, मानसिक अस्थिरता, कुंठा, पागलपन आदि दोषों को कारण माना जाता है। समय से पहले मानव वृद्ध लगने लगता है। गर्भ में पल रहे शिशु पर भी तीव्र ध्वनि का बुरा असर पड़ता है। इसी कारण बड़े बड़े और व्यस्त हवाई अड्डों के निकट रहने वाले लोगों के बच्चे प्रायः कई शारीरिक मानसिक बीमारियों के शिकार होते हैं। चिड़चिड़ापन, सर दर्द, झुंझलाहट आदि गुण ध्वनि प्रदूषण के कारण उत्पन्न होते हैं। इनके कारण व्यक्ति के सामान्य व्यवहार, कार्यशैली, क्षमता आदि में परिवर्तन हो जाता है। दीर्घकाल तक अधिक ध्वनि प्रदूषित क्षेत्रों में रहने से व्यक्ति में न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। व्यक्ति विक्षिप्त अवस्था में पहुंच जाता है। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, इसमें ध्वनि स्तर तथा शारीरिक समस्याओं के बारे में संबंध दर्शाया गया है। 150 डेसिबल शारीरिक पीड़ा को दर्शाता है। 130 डेसिबल मनोवैज्ञानिक प्रहार को दर्शाता है। 90 डेसिबल श्रवण शक्ति में ह्रास को दर्शाता है। 78 डेसिबल जानलेवा बीमारियों को दर्शाता है। 60 डेसिबल 1 मीटर दूरी से बातचीत में बाधा को दर्शाता है तथा 50 डेसिबल नींद में बाधा को दर्शाता है। तीसरा है जंतुओं व वनस्पतियों की समस्याएं। ध्वनि प्रदूषण केवल मनुष्य के लिए समस्या उत्पन्न नहीं करता, वरन जंतुओं एवं वनस्पतियों के लिए भी समस्या है। पशु पक्षियों अपना आवास छोड़कर अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। तीव्र ध्वनि व शोर से पेड़ पौधे के विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। कुछ अन्य समस्याएं भी हैं जो कि तीव्र ध्वनि तरंगों के कारण भवनों की छतें हिल जाती हैं। इसके अलावा खनन विस्फोटों, युद्ध में विस्फोटों से चट्टानें तक खिसक जाती हैं, जिसके कारण भूस्खलन हो सकता है। तो डियर लर्नर, आज हमने ध्वनि प्रदूषण, श्रवण तंत्र, ध्वनि स्तर का मापन, शोर के 4 प्रकार, ध्वनि प्रदूषण के स्रोत तथा ध्वनि प्रदूषण से होने वाली समस्याओं के बारे में जाना। आगे के व्याख्यान में हम ध्वनि स्तर के मॉनिटरिंग टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। आपके धैर्य के लिए धन्यवाद।